हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 16 की शुरुआत में नाना और जिनशी उनके फ्रेंड के पास वापस आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी वजह से तुम दोनों फाइट मत करो। कहता है हम दोनों बहुत क्लोज है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। नाना कहता है मुझे जिनशी को कहीं लेकर जाना है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। जिनशी कहती है ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नाना कहता है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। नाना सबको सॉरी कहता है और बाबिंग को घर की कीज देता है। कहता है कि हमें आने में देर होगी, इसलिए मैं आपको किस दे रहा हूँ। जिनशी कहती है कि अब चलो, देर हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनशी के स्टूडियो को नाना ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। ये देखकर जिनशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उससे पूछती है क्या तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। तो कहती है कि ये सब कुछ तुमने कब किया है। नाना जिनशी से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और उसके साथ ही साथ तुम्हें अपने काम पे भी ध्यान देना है और बहुत हार्ड वर्क करना है। जिनशी हाँ कहती है। उसके बाद नाना जिनशी को प्रपोज करता है शादी के लिए। जिनशी भी हाँ कहती है। जिनशी नाना से कहती है कि तुम्हें एक वेडिंग ड्रेस चाहिए होगी, क्या मैं तुम्हारा मेजर ले सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों का वेडिंग ड्रेस मैं ही स्टिच करूंगी। नाना हाँ कहता है। जिनशी उसका मेजर्स लेने लगती है। मेजरमेंट्स लेने के बाद जिनशी नाना के क्लोज होते हुए उसे किस करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का। मिंट सैचेट को स्मेल करने के बाद नाना को याद आता है कि वो तो फेंट हो गया था कल रात। थोड़ी देर बाद मिस्टर लीन आते हैं घर के बारे में बात करने के लिए। अपने मदर की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये घर मेरे माँ से बिलोंग करता है। नानो कहता है कि ये घर मुझसे भी बिलोंग करता है। कहता है इस घर में सबसे पहले मेरे ग्रैंडपा रहते थे। मिस्टर लिन कहते हैं अगर आप वो इयररिंग सेल कर सकते हैं तो घर क्यों नहीं। जिनशी कहती है ये घर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, इसलिए हम नहीं सेल करेंगे। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरी माँ ने भी सेम कहा था कि नाना इस घर को सेल नहीं करेगा और वो भी इस घर को फिर से बाय नहीं करना चाहती। उनकी यही इच्छा है कि आप इस घर में अच्छे से और खुशी से रहे, बट वो यही चाहती है कि आप एक बार उनसे मिलने के लिए ताइवान आ जाए। मिस्टर लिन नाना से पूछते हैं कि क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए ताइवान आ सकते हैं। नाना कहता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं यहाँ से इतने दूर वहाँ तक आ जाऊँ। मिस्टर लिन नाना से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार मेरी माँ से मिलने के लिए आ जाइए। नाना उन्हें सॉरी कहता है। आगे नाना जिनशी और उसके फ्रेंड्स रात में डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद वो सब लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। हॉरर मूवी देखते हुए सबसे ज्यादा तो नाना ही डर जाता है। ये सब लोग नाना को ही देख रहे होते हैं। जिनशी नाना को संभालती है। अगली सुबह उसके कलीग्स वापस घर जा रहे होते हैं। जिनशी और नाना को वो सब लोग थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनशी इमोशनल हो जाती है और नाना को हक कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों ताइवान के लिए निकलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर लिन के घर आने के बाद जिनशी नाना से कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं यहाँ पर ही तुम्हारा वेट करूंगी। नाना ओके कहकर यहाँ से अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ जियांग यहाँ पर एशियंट हाउस में आती है और वो चेरी ट्री के पास आ जाती है। जियांग यहाँ पर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चेरी ट्री के अंदर डालती है। जियांग अब कहती है कि ये तीसरी बार और आखिरी बार होगा, अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी ताइवान ट्रिप के लिए इनफ होगी। दूसरी तरफ नानहाओ मिस्टर लिन के साथ उनकी माँ के रूम में उनसे मिलने के लिए आते हैं। माँ से कहते हैं कि नानहाओ आ चुका है। नानहाओ को देखने के बाद वो लेडी नानहाओ से सॉरी कहने लगती है। कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं बहुत जल्दी ही मरने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। के बाद दिखाया जाता है कि नानहाओ जिनशी के साथ बाहर आ जाता है। जिनशी नाना से पूछती है कि क्या वो लेडी फ्रॉड है। जिनशी कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ। नानहाओ कहता है कि वो लेडी तो बस मेरे पैसों का इस्तेमाल कर रही थी, मैं यहाँ जिसका वेट कर रहा था वो सिर्फ तुम ही हो। सुनकर जिनशी खुश हो जाती है। नाना कहता है कि अब मैं फूल कभी नहीं हूँगा। जिनशी कहती है कि मैं भी तुम्हें फूल नहीं करूंगी। ये कहती है एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। नाना कहता है कि मैं अपनी लाइफ तुम्हें दे दूंगा। कहते ही नाना को कुछ याद आने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ दे दूंगी। नाना को एशियन टाइम वाला पीरियड याद आता है। यहाँ पर वो देखता है कि वो जिस पर्सन का वेट कर रहा था वो उसी के साथ है। नाना को वो सारे पल याद आते हैं और उन दोनों के बीच की बातें भी। वो पर्सन नाना से कहती है कि स्त्री को पानी की जरूरत नहीं है। कहती है कि चूचान थैंक यू। यहाँ पर नाना को किसी ने मार दिया होता है तो वो लेडी नाना से कहती है कि मैं अपनी लाइफ तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद वो अपनी लाइफ नाना को देती है। वो लेडी अपनी लाइफ नानहाओ को देकर वो नानहाओ को जिंदा करती है। और यहाँ पर प्रेजेंट में जिनशी नानहाओ को पूछ रही होती है कि नानहाओ क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। तो नानहाओ जिनशी से कहता है कि मैं नानहाओ नहीं हूँ, नहीं वो विस्काउंट पर्सन हूँ, ली चूचान। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नानहाओ जो है उसका नाम ली चूचान होता है और जो नानहाओ होता है वो और कोई नहीं बल्कि जिनशी होती है। नानहाओ के मरने पर वो अपनी लाइफ छोड़ के अपनी लाइफ नानहाओ को देती है और वो खुद मर जाती है। पीछे मिस्टर लिन होते हैं जो जियांग को कॉल करके बताते हैं कि नाना को सब कुछ याद आ चुका है कि वही ली चूचांग है। जियांग जहाँ बैठी होती है वहाँ पर भी एक चेरी ट्री होता है। नाना की तबीयत खराब होने की वजह से जिनशी नाना
नाना को कफन मिलाती है। जिनशी गार्डन में होती है। थोड़े दिन बाद नाना बाहर आ जाता है। जिनशी नाना से पूछती है कि तुम कैसे हो अब। नाना कहता है कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ और इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी है मेरे पास। जिनशी को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जिनशी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाना कहता है कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ये कहकर नाना वहाँ से चला जाता है बाहर। अब नाना बीच के किनारे आकर बैठा होता है और वो सारी मेमोरीज वापस आने के बाद वो बहुत परेशान दिखाई देता है। जिनशी भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है। उतने में ही पीछे से डिंग भी आ जाता है। डिंग कहता है कि मैंने नाना को टेंशन में यहाँ पर आते हुए देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और इतने में ही जिनशी को जियांग का कॉल आता है जो इसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जिनशी बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। नाना जिनशी की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और इन दोनों को ही देखने लगता है। जिनशी नाना से कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। आगे जिनशी जियांग से पूछती है मुझे सब कुछ बताओ, ये सब कैसे हुआ। जियांग कहती है कि जो बच्चे का फादर है वो मुझे अब्रॉड भेजना चाहता है ताकि मैं वहाँ पर बच्चे को अच्छे से पाल सकूं। जिनशी कहती है क्या तुम बच्चे को चाइना में जन्म नहीं देने वाली हो, मैं भी यहाँ पर हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। जियांग कहती है कि मुझे जाना ही होगा इस बच्चे के लिए। जिनशी पूछती है मिस्टर ली कौन है। डिंग उसे बताता है कि जो नानाओ के पास आता है वही है मिस्टर ली। यहाँ नानाओ बस जियांग को ही देखे जा रहा होता है। ये बात जियांग भी नोटिस करती है। जिनशी नानाओ से पूछने लगती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ। नानाओ कहता है कि क्या। जिनशी नानाओ को बताती है कि जियांग के चाइल्ड का फादर वही मिस्टर ली है जो तुमसे ड्रॉ करने के लिए कहता है। इसके बाद जिनशी जियांग को समझाती है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अकेले ही काफी हो अपने बच्चे को संभालने के लिए। जियांग इमोशनल दिखाई देती है। जिनशी कहती है जब मुझे किसी की जरूरत होती थी तो तुम मेरे साथ होती थी, अब तुम्हें किसी की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नानाओ यहाँ से उठकर जाता है तो जियांग पूछती है इसे क्या हुआ है। जिनशी कहती है कि वो थोड़ा परेशान है। जिनशी कहती है तुम इन सब बारे में मत सोचो, तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर जिनशी जियांग को हक करती है। ये जिनशी जियांग का बहुत अच्छे से केयर कर रही होती है, उसके लिए जूस लाती है, उसके पैर दबाती है। कहती है तुम जिनशी हो या नाना हो। जिनशी कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जियांग जिनशी से कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जिनशी कहती है अगर तुम अब्रॉड चली गई तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। जियांग कहती है अगर मैं चली गई तो तुम्हारे पास नाना होगा ना, वो तुम्हारी केयर करेगा। कहती है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मेरे लिए, तुम मेरी सिस्टर जैसी हो। जियांग कहती है मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। जिनशी कहती है कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो। जिनशी जियांग से पूछती है कि एक बात बताओ क्या मिस्टर ली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। जियांग कहती है कि हाँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है। जिनशी कहती है क्या सच में। जियांग कहती है। जिनशी कहती है ठीक है फिर अच्छा है। थोड़ी देर बाद जियांग सो जाती है। जिनशी विंडो के बाहर देखती है तो नानाओ बाहर खड़ा होता है। जिनशी नानाओ के पास आकर पूछती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। नानाओ कहता है कि जब से मेरी मेमोरीज वापस आ गई है तो मुझे याद है कि यहाँ पर 2 चेरी ट्रीज हुआ करती थी। एक चेरी ट्री में पिंक चेरी ब्लूसम होती थी और दूसरे चेरी ट्री में व्हाइट चेरी ब्लूसम। जब से मुझे नानाओ की लाइफ मिली है तब से यहाँ पर एक ही चेरी ट्री है। जिनशी कहती है शायद ऐसा भी हो सकता है जब नानाओ ने तुम्हें अपनी लाइफ दी तो नानाओ के साथ वो दूसरी चेरी ट्री भी डिसअपियर हो गई होगी। नानाओ कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर डिंग जियांग के बारे में और भी रिसर्च करने लगता है और कहने लगता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। आगे ये चारों जियांग को लेकर जिनशी के ग्रैंडमा के घर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद डिंग नानाओ से कहता है कि ब्रो मुझे याद है कि तुम्हें पल्स डायग्नोस करना आता है, तुम जियांग के पल्स डायग्नोस करके एक बार चेक करो। जिनशी भी कहती है कि हाँ नानाओ तुम एक बार पल्स चेक करो, बट जियांग मना करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम परेशान मत होना। मैंने ली को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ तो मैं उसे कॉल करके बताती हूँ। ये कहकर जियांग वहाँ से जाती है। जियांग ली से बात कर रही होती है। डिंग पीछे से सुन रहा होता है उसकी बातें। जियांग को शक होता है उसके पीछे कोई है तो वो पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो ली से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर जियांग कॉल कट कर देती है। आगे ये सब लोग डिनर करते हैं। डिंग नानाओ की कुकिंग की तारीफ करता है। नानाओ को मिस्टर लिन का कॉल आता है। जियांग पूछती है कि ये किसका कॉल है। जिनशी बताती है इस घर के पहले के ओनर का। कॉल कट होने के बाद जिनशी नानाओ से पूछती है क्या कहा उन्होंने। नानाओ कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊं। नानाओ कहता है कि जब हम ताइवान गए थे उस लेडी ने मुझसे माफी मांगी और उसने कहा कि मैं बस तुम्हें बस इतना ही दे सकती हूँ, मेरी सारी लेगेसी। ये सुनकर नानाओ और उनका बेटा भी शॉक हो जाता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, नानाओ मेरा बेटा नहीं है। नानाओ कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो लेडी कहती है कि ये सब कुछ तुमसे ही बिलोंग करता है तो तुम्हें लेना चाहिए। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडपा से धोखे से लिया था और अब
तुम्हारे लिए ही रखा है, तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे ग्रैंडसन हो तो तुम्हें ये सब कुछ लेने की राइट्स है। स्टर्लिन कहते हैं कि नाना आपका ग्रैंडसन कैसे हुआ जबकि ये मेरा बेटा ही नहीं है। वो लेडी कहती है कि नाना मेरे नाजायज बच्चे का बेटा है। वो लेडी नाना को उसकी फैमिली का मेंबर बनने के लिए कहती है। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दे रही हूँ जो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से धोखे से लिया था। ये कहकर वो लेडी रोने लगती है। जिनशी कहती है ग्रैंडमा जाओ तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। नानाओ कहता है कि हाँ पर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है अभी तक। यांग कहती है पर क्यों नहीं, तो उन्होंने ही कहा ना कि वो सब कुछ तुमसे ही बिलोंग करता है, वो बस तुम्हारी चीजें बस तुम्हें देना चाहती है, तो फिर तुम्हें उनकी लेगेसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिनशी कहती है नानाओ को खुद ही सोचने दो कि उसे क्या करना है। इतने में नानाओ कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। अपने रूम में थोड़ी देर बाद नानाओ जिनशी को खुश रखने के बारे में सोच रहा होता है। जिनशी विंडो के पास आकर नानाओ को अपनी ड्राइंग दिखाने लगती है। नानाओ जिनशी की फर्स्ट मीट वाली ड्राइंग होती है। नानाओ जिनशी को किस करता है और नानाओ जिनशी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो जिनशी को बताता है कि पहली बार जिनशी जब ये घर देखने के लिए आई थी नानाओ वहीं पर था। ये घर हंटेड है ऐसा दिखाने के लिए नानाओ डोर्स ओपन एंड क्लोज करने लगता है। वो ब्रोकर कहता है कि हवा की वजह से ऐसा हुआ। जियांग कहती है कि हवा तो नहीं चल रही। नानाओ दूसरी बार फिर से दरवाजा बंद चालू करता है। ये देखकर ये डर जाते हैं। तीसरी बार नानाओ पावर्स यूज नहीं कर पाता। जिनशी जैसे चेरी ट्री को हाथ लगाती है तो उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है। ये भी नानाओ देख लेता है और शॉक हो जाता है। नानाओ को लगता है कि यही वो पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। वो आदमी इन्हें एक स्टोरी बताता है। एक विस्काउंट पर्सन की जान जाने के बाद उसकी वाइफ ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई और वो तब से अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जियांग कहती है कि कितनी रोमांटिक स्टोरी है। ऋषि कहती है रोमांटिक, मुझे तो ये सैड स्टोरी लगती है। एक पर्सन जो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है हजारों सालों से और उसे पता भी नहीं कि वो वापस आएगी या नहीं, वो कितना लोनली होगा। नानाओ भी ये सुन लेता है। जिनशी ये घर खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। नानाओ कहता है कि मैं यही होप कर रहा था कि बस तुम ये घर खरीद लो और यहाँ पर आ जाओ। तो जिनशी कहती है कि क्या तुम उस दिन यहीं पर थे। नानाओ कहता है कि हाँ और कहता है कि अब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी इतना केयर क्यों करता था। ये इसलिए नहीं कि तुम वो पर्सन हो जिसका मैं वेट कर रहा था, बल्कि ये इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नानाओ जिनशी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिनशी भी नानाओ से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और यही पर स्टर्लिन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं कि मुझे पता था आप अपने सारी लेगेसी अपने नाजायज पोते को देना चाहती हैं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि वो वही डायरी पढ़ रहे होते हैं जो मिस जी के हाथ में देखा था लास्ट एपिसोड में। उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि नानाओ की जान उस चेरी ट्री में है। अगर उस चेरी ट्री को कुछ हो गया तो नानाओ भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें नानाओ, जिनशी, डिंग और जियांग को दिखाया जाता है जो कि एक रिसोर्ट की तरफ आते हैं। जियांग पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम तो विस्काउंट हॉल जाने वाले थे ना, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। नानाओ कहता है कि वो विस्काउंट हॉल पहले यहाँ पर ही था, ये प्लेस डेवलप होकर सी साइड रिसोर्ट पर बदल चुका है। जिनशी कहती है कि मैंने इसके लिए सुबह से तैयारी की थी। जियांग पूछती है कि तुम क्या लेकर आई। जिनशी दिखाती है कुछ सामान लेकर आती है डेकोर का। नानाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा ये, और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब तुमने मेरे लिए किया। नानाओ जिनशी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और यहाँ नानाओ जिनशी को प्रपोज करता है प्रॉपर रिंग के साथ। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिनशी कहती है कि तुमने पहले भी प्रपोज किया था। नानाओ कहता है कि वो ओल्ड फैशन था, अब मैं मॉडर्न तरीके से प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिनशी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स फूल। इसके बाद नानाओ जिनशी को रिंग पहनाता है और जिनशी खुश होकर नानाओ को हक करती है एंड इस बार नानाओ जिनशी को किस करता है। इसके बाद जिनशी जियांग को हक करती है और कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। जियांग कांग्रेचुलेट कहती है और जिनशी कहती है कि क्या तुम मेरी ब्राइडमेड बनोगी। जिनशी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। नानाओ डिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे। डिंग कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है ब्रो, मैं ऑफ कोर्स बनूंगा। इसके बाद वो चारों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खेलने लगते हैं और वो चारों एक साथ गेम्स भी खेलते हैं सारे। थोड़ी देर बाद जियांग सबके लिए खाना लाने के लिए जाती है। यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। जियांग सोचती है कि क्या नानाओ 1000 ईयर से ऐसे ही जी रहा था। जियांग जिनशी को आवाज देती है तो जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी यहीं पर होता है। जिनशी जियांग के पास आती है। जियांग कहती है कि मैं भूल गई कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना था। जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है। जिनशी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपने बिजनेस के लिए आया हूँ यहाँ पर। जियांग सोचने लगती है कि क्या मैं इसको जानती हूँ, ये कौन है। लड़का फिर से जिनशी को नीचा दिखा रहा होता है। यहाँ पर जियांग को याद आता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे कहती है कि चलो यहाँ से। ये दोनों यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और वो जिनशी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो और यहाँ से जाने की इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें।
में। जिनशी कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो जिनशी को हाथ लगाता है तो जिनशी कहती है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो लेकिन मुझे हाथ नहीं लगा सकते। वो कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, सच कह रहा हूँ ना मैं। जिनशी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ सच में ब्लाइंड डेट पर आई थी, फिर कोई वो मेरा सपना था। हमें दिखाया जाता है कि उस दिन ब्लाइंड डेट पर जियांग उसके बॉडी में एंटर कर चुकी थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद है कि हम दोनों ब्लाइंड डेट पर गए थे। जिनशी कहती है तुम अजीब सा बिहेव कर रहे थे उस दिन। नाना को देखकर जिनशी कहती है कि थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। जियांग बताती है ये जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड है। नाना उसके बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद वो सबके सामने बैठकर जिनशी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। खुद को ही बुरा बताने लगता है और जिनशी से माफी मांगने लगता है। इसके बाद नाना उसके बॉडी से बाहर आता है और जिनशी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वो जिनशी को रोकने लगता है तो पुलिस आकर उसे लेकर जाती है और वो एक जगह पर आते हैं। जिनशी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। जियांग कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ये जल्दी से घर आ जाते हैं और जियांग को रेस्ट करने के लिए कहती है और फोन मत चलाओ ये भी कहती है। उसके बाद जिनशी और नाना एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ डिंग जियांग के पास आता है और कहता है कि वो दोनों बाहर गए हैं तो मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो जियांग के रूम में आ जाता है और वो अंदर आकर जियांग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी एक एशियंट इंसान हो। सुनकर जियांग आंखें खोलती है। तुम सिर्फ एक एशियंट पर्सन नहीं हो बल्कि तुम चिंगशी ग्रुप की रियल प्रेसिडेंट हो और तुम्हारी बहुत पुरानी तस्वीर भी ये बताती है। इस फोटो में जैसे मैं देख रहा हूँ वो तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी अब उठकर बैठ जाती है और उस फोटो को देखने के बाद वो डिंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फोटो में जो लेडी है वो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख। डिंग कहता है कि मैंने रियल पुलिस एकेडमी में काम किया है तो मैं फोटो को देखकर जल्द से पहचान जाता हूँ कि कौन क्या है। मैं किसी के भी फोटो को देखकर जल्द से बता सकता हूँ कि ये वही है या नहीं। डिंग कहती है मुझे मत डराओ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो पर वो लड़की मैं नहीं हूँ। डिंग कहता है अगर ये फोटो मैं बिग ब्रो को दिखा दूँ तो वो बताएंगे कि तुम कौन हो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। डिंग कहता है कि मुझे सच जानना है। मैंने तुम्हें एक लग्जरी कार में जाते हुए देखा है उस दिन और जिस इंसान को तुम ड्राइवर बता रही थी वो अगले ही दिन चिंगशी ग्रुप का सीईओ बनकर नानहो से मिलने के लिए आता है। और उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मिस्टर ली को डेट कर रही हो तो तुमने हिचकिचाए, तुमने हाँ कहा। जो नानहो को डिजाइन ड्राफ्ट करने के लिए कह रहा है वही चिंगशी ग्रुप का सीईओ है और तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तो तुमने कहा कि हाँ। और उसी टाइम से मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। तब मुझे पता चला कि तुम कभी भी ओल्ड नहीं होती, जस्ट लाइक बिग ब्रो। और मुझे ये भी पता चला खुद को छुपाने के लिए तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है और तुम भी उन्हीं एशियन पीपल में से एक हो। पर तुम बार बार जिनशी और बिग ब्रो का पीछा क्यों करती रहती हो? या तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो या फिर कुछ और? जबकि तुम कुछ और हो तो कोई और बनने का नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम सच में उन दोनों की हेल्प करना चाहती हो तो तुम अपने बारे में बिग ब्रो को क्यों नहीं बताती? यहाँ जियांग डिंग का गला पकड़ लेती है। डिंग कहता है मैं उनको बताना दूं इसलिए तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? जियांग हाँ कहती है। जियांग कहती है कि तुम्हारे जनरेशन के सारे फैमिली सारे लोग चूचान की हेल्प करते आ रहे हैं और इसलिए मुझे तुम्हारी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। डिंग कहता है कि तुमने कहा कि ये आधा सच है। जियांग कहती है कि क्या मैं तुम्हें दूसरा आधा सच बताऊं? तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी उस दिन। बताओ क्या तुम फिर भी सच सुनना चाहते हो? डिंग कहता है कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिग ब्रो को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है पर मैं बिग ब्रो को हर्ट करने नहीं दूंगा उसे और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो तुम मुझे प्लीज सच बताओ। जियांग कहती है कि एक बात है जो तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन मैं एशियंट हाउस में इसलिए नहीं आई थी कि मैं चेरी ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, बल्कि इसलिए आई थी कि मैं चेरी ट्री को रिचार्ज कर सकूं और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई और मैं गिर गई थी। नानहो पहली बार जिनशी को डराने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहा था तो मैं ही थी जो उसे रोक और हर बार उसे स्पिरिचुअल एनर्जी जिनशी नहीं बल्कि मैं दिया करती थी। ये सुनने के बाद डिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि जिनशी बिग ब्रो को रिचार्ज नहीं कर सकती। क्या जिनशी वो पर्सन नहीं है? जियांग बताती है कि चूचन रियल नानहाउ नहीं है और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो नानहाउ उसके लिए वेट कर रहा है और नानहाउ को लगता है कि वो जिस पर्सन का वेट कर रहा है वो बस उसका इल्यूजनेशन है। डिंग कहता है कि फिर जिनशी कौन है? तो जियांग कहती है कि ये सब मेरा प्लान है। नानहाउ इमेजिनरी पर्सन से मिल सके इसलिए मैंने बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसे में लगाया है करेक्ट पर्सन को ढूंढने के लिए और इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है। तब मुझे नानहाउ जैसे दिखने वाली जिनशी मिली जिससे मैंने फ्रेंडशिप की। डिंग कहता है लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। ये सब इसलिए किया ताकि चूचान और जिंगशी बिलीव कर सके उन दोनों का कपल बनना डेस्टिनी ही है। डिंग कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम बिग ब्रो को बता क्यों नहीं देती कि तुम कौन हो। जियांग कहती है मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ
क्योंकि अब चूचन को सिर्फ आधा ही सच पता है, पूरा सच नहीं पता है उसे अभी भी। अगर उसे पूरा सच पता चल गया कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इतने में ही जिनशी को जियांग का कॉल आता है। जियांग को बताती है कि नानहाओ के साथ कुछ हुआ है, जल्दी से आ जाओ। हाँ, जिनशी नानहाओ को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर कुछ भी हो नहीं रहा था। उतने में ही जियांग आती है और नानहाओ को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर उससे भी नहीं हो रहा था। जियांग कहती है कुछ तो गलत हुआ है। इतने में डिंग को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिनशी के गार्डन में आग लग चुकी है और उसकी ट्री जल रही है पूरी तरह से। ये सुनने के बाद वो लोग जल्दी से एशियंट हाउस की तरफ निकलते हैं और जब वो आकर देखते हैं तो ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी। जियांग जिनशी से कहती है कि नानहाओ को अंदर लेकर जाओ। अब ये दोनों मिलकर नानहाओ को अंदर लेकर जाते हैं। अब जियांग चेरी ट्री को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो रूट्स को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर रूट्स को भी रिचार्ज करते हुए कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर जियांग बहुत ही सैड हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं। अगली सुबह जिनशी नानहाओ से पूछती है कि तुम कैसे हो। जियांग नानहाओ को बताती है कि चेरी ट्री पूरी तरह से जल चुका है। नानहाओ कहता है कि मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है पूरी तरह से। जिनशी कहती है चेरी ट्री फिर से जिंदा नहीं हुई तो क्या होगा। नानहाओ कहता है कि मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊंगा। जिनशी कहती है फिर मैं तुम्हें रिचार्ज कर सकती हूँ ना। जिनशी रिचार्ज करने लगती है, जियांग उस पर हाथ रखती है फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। नानहाओ की बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है। जिनशी पूछती है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, 1 ईयर या हाफ ईयर। ये सब जिनशी रोते हुए पूछती है। नानहाओ कहता है कि बस 1 वीक बचा है मेरे पास। ये सुनने के बाद जिनशी रोने लगती है और जियांग को भी बुरा लगता है, उसके आंखों में भी आंसू आते हैं। इतने में डिंग आकर कहता है कि जिन लोगों ने चेरी ट्री को आग लगाई थी उनका पता चल गया है। अब ये तीनों मिलकर उन गुंडों के पास आते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जो जिनशी को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। जिनशी कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया, वो कोई मामूली ट्री नहीं है। जियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा, बताओ मुझे। गुस्से से कहती है। जिनशी को गुस्सा आता है और वो एक डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आती है। जियांग अपनी पावर से उसकी हेल्प करती है उन्हें मारने के लिए और वो उनको बहुत ज्यादा पीटती है। यहाँ डिंग जियांग को कहता है कि तुम अपने पावर से इसे वेस्ट मत करो, तुम्हें भी जरूरत है इनकी। अब डिंग आकर जिनशी को रोकता है और उन गुंडों से पूछता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा, उसका नाम बताओ। कहता है कि वो आदमी ताइवानी एक्सेंट बात कर रहा था। जिनशी को समझ में आता है कि मिस्टर लिन है ये। थोड़ी देर में जिनशी डिंग से कहती है कि वो कब अरेस्ट होगा। डिंग कहता है कि मिस्टर लिन ताइवान में है तो उन्हें अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और हम लोग ये भी साबित नहीं कर सकते कि उस ट्री के जलने की वजह से किसी की जान जा रही है। जिनशी गुस्से में कहती है कि मिस्टर लिन ने ये सब कुछ ग्रैंड माँ की लेगेसी की वजह से किया है। नानहाओ को वो सब कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने नानहाओ के साथ इतना बुरा कर दिया। उन्होंने सिर्फ उस ट्री को जलाया नहीं बल्कि उन्होंने नानहाओ की जान लेने की कोशिश की है। डिंग कहता है मैं भी बहुत गुस्से में हूँ पर हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये सब कुछ किसी को बताएंगे तो भी कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। जिनशी इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों थोड़ी देर नानहाओ के पास रहो, मुझे अकेले रहना है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिनशी कहती है कि नहीं, मुझे अकेले रहना है। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। अगला सीन हमें ताइवान का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लिन डॉक्टर को अपनी माँ के लिए चेक करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर बाहर आकर मिस्टर लिन से कहते हैं कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने कहा है कि वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहती, वो बस ट्रीटमेंट पर जिंदा है और वो थक चुकी है और अब उन्हें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मिस्टर लिन डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं, प्लीज आप उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर कहते हैं कि पर वो सिर्फ सफर कर रही है इन सब की वजह से। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको उनकी ट्रीटमेंट रोकने की इजाजत नहीं दे सकता, तो प्लीज आप अंदर जाकर उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। ये सुनकर डॉक्टर भी अंदर चला जाता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि लेगेसी मेरे नाम किए बगैर आप नहीं मर सकती। यहाँ पर हमें मिस्टर ली दिखाई देते हैं जो मिस्टर लिन को ही देख रहे होते हैं। मिस्टर लिन उन्हें देखकर डर जाते हैं और यही में हमें दिखाया जाता है कि जिनशी बीच के पास आकर उस बेल को बजाते हुए रोने लगती है और खुद से कहने लगती है कि रोना मत जिनशी, अगर नानहाओ ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। नानहाओ पीछे से आकर जिनशी को स्वेटर पहनाता है। जिनशी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नानहाओ जिनशी से कहता है कि यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिनशी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम घर जाकर रेस्ट करो। नानहाओ कहता है कि मुझे बाहर आना था तुम्हारे साथ। जिनशी रोते हुए नानहाओ से कहती है कि तुम प्लीज अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और मैं तुम्हें बताकर नहीं आई इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए, मुझे माफ कर दो। नानहाओ जिनशी को यूं रोता हुआ देखकर उसे हक कर लेता है। नानहाओ कहता है कि अलग होना और डेथ ये दोनों जिंदगी में नॉर्मल चीजें हैं। नानहाओ कहता है कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको समझो, बट अलग होना बुरी बात भी नहीं होती है। बुरा तो तब होता है जब हम बाय कहे बिना ही अलग हो जाएंगे। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना टाइम मेरे पास बचा है मैं वो तुम्हारे साथ ही रहूँ।
ये सुनकर जिनशी नाना को सॉरी कहती है और कहती है कि क्यों ना हम नेक्स्ट वीक तक की शादी कर ले। जिनशी कहती है 1 मिनट मुझे सोचने दो, मुझे वेडिंग ड्रेस बनाने में 2 दिन लगेंगे। नाना कहता है कि नहीं रुको। जिनशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वो कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं डिसअपियर होने वाला हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली और मैं डिसअपियर हो गया तो तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी। जिनशी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये मॉडर्न जमाना है और यहाँ पर लोग दोबारा भी शादी कर लेते हैं। अगर तुम दोबारा से ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं फ्यूचर में दोबारा शादी करूंगी। मैंने वो घर लिया ही इसलिए था कि मुझे अकेली जिंदगी बितानी थी। पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी पर तुमसे मिलने के बाद अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। सुनकर नाना जिनशी को हक कर लेता है। अगले सीन में ये दोनों घर वापस आते हैं और जिनशी नाना से कहती है कि इन सबको बताओ। नाना कहता है कि जिनशी और मैं नेक्स्ट सैटरडे शादी करने वाले हैं, बट हमें हमारा वेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। जिनशी कहती है कि हमारा बेस्ट मैन और ब्राइड्स मेड, क्या इसमें तुम दोनों हमारी हेल्प करोगे? डिंग और जियांग दोनों भी हाँ कहते हैं। जिनशी कहती है वेडिंग ड्रेस मैं खुद ही बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगे मैं तुम दोनों को लिस्ट दे दूंगी, दोनों कल मुझे वो ला कर दे देना। डिंग पूछता है वेडिंग वेन्यू कहाँ पर है? नाना कहता है कि वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ जियांग नानाओ के लिए वरीड दिखाई देती है पर इन दोनों की शादी के लिए खुश भी होती है। रात में नाना सो जाता है और जिनशी यहाँ पर डिजाइन बना रही होती है। जिनशी यहाँ मिंट सैचेट की स्मेल लेती है और उसे याद आता है उसकी और नानाओ की फर्स्ट मीटिंग की। पहली बार उसने मिंट सैचेट को स्मेल किया था तो वो बहुत खुश थी और उसके और नानाओ की सारे स्पेशल मोमेंट्स भी उसे याद आने लगते हैं। जिनशी ये सब याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। स्मेल की वजह से उसे रियल नानाओ की ड्रेस दिखाई देती है और वो इंस्पायर हो जाती है अपनी वेडिंग ड्रेस बनाने के लिए। सुबह के 4 बजे तक जिनशी डिजाइन बना रही थी और थक कर सो जाती है। अगले दिन सुबह जियांग उसके कमरे में आती है और उसे स्वेटर पहनाती है और वो देखती है जिनशी ने जो रात में डिजाइन बनाए थे। ये देखकर जियांग को रियल नानाओ की ड्रेस की याद आती है। ये देखकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और इतने में जिनशी उठ जाती है। जियांग पूछती है कि क्या तुमने ही ये डिजाइन बनाए हैं? जिनशी हाँ कहती है तो जियांग कहती है कि क्या सच में तुमने ही ये डिजाइन बनाए हैं? जिनशी पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत किया है मैंने? जियांग पूछती है तुम्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? जिनशी कहती है नानाओ ने मुझे जो सैचेट दिया था उसे मैं स्मेल कर रही थी, उससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है। जियांग कहती है कि ये नहीं हो सकता तो जिनशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ? जियांग कहती है कि ये डिजाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और तुमने इतने शॉर्ट पीरियड में इस डिजाइन को बना दिया। जिनशी कहती है कि मुझे लगा मैंने टाइम पर बना लिया क्योंकि मेरे पास और नानाओ के पास उतना टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके मटेरियल्स टाइम पर कैसे मंगवाऊं। जियांग कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो प्लेन से ये मटेरियल जल्दी पहुँचा सकता है। जिनशी कहती है कि एक प्लेन से? जियांग कहती है कि मैं मिस्टर ली से मंगवा लूंगी, वो अपने प्राइवेट प्लेन से ये पहुंचा देंगे टाइम पर। थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं ये नानाओ को दिखाऊंगी। जियांग कहती है कि नहीं। जिनशी कहती है कि पर क्यों नहीं? तो जियांग कहती है कि उसे वेडिंग डे पर ही दिखाना। वेडिंग डे में इस वेडिंग ड्रेस में नानाओ तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और उसे ये वेडिंग ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये कहकर जियांग जिनशी को हक करती है। जिनशी अपने एम्प्लॉयज फ्रेंड से वेडिंग ड्रेस स्टिच करने के लिए हेल्प मांगती है। इसके पैसे भी मैं तुम लोगों को दूंगी। कॉलीग फ्रेंड कहती है कि पैसों की बात मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं और ये हमारी तरफ से तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट समझो। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि पर तुम्हारा जॉब टाइमिंग। बाइबिंग कहती है कि हम यहाँ पर एनुअल लीव लेकर आए हैं तो तुम उसकी फिक्र मत करो और इसके लिए जिनशी उन सबको थैंक यू कहती है। अब ये सारे इन दोनों का वेडिंग ड्रेस स्टिच करने में लग जाते हैं। जिनशी इन्हें बताती है कि कैसे करना है। नानाओ जिनशी को देख रहा होता है। देर में नानाओ को नींद लग जाती है। जिनशी काम में होती है। जब नानाओ को देखती है तो वो नानाओ के पास आ जाती है और उसे ज्यादा ठंडी ना लगे इसीलिए शॉल से उसे ढक देती है और नानाओ पर नजर रखते ही वो काम करने लगती है। रात तक इनका वेडिंग ड्रेस बन चुका होता है। ये सब जिनशी को बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिनशी नानाओ के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कहने लगती है कि मैं अच्छे से रहूंगी और अच्छे से खाना खाऊंगी और अच्छे से काम भी करूंगी और एक बड़ा सा घर भी लूंगी। पर पता नहीं फिर भी क्यों मैं तुम पर ही डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी। तुम जब नहीं रहोगी मेरे साथ तो मेरा क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं तुम्हारे जाने के बाद दोबारा शादी कभी भी नहीं करूंगी। मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? क्या तुम एक दिन मेरे पास वापस लौट कर आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतने में ही नाना उठ जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? जिनशी कहती है हम यहाँ पर हमारा वेडिंग ड्रेस स्टिच करवाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? नाना कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जा रही है, इसी कारण ऐसा हो रहा है, मेरी मेमोरीज को भूल रहा हूँ। इसके लिए जिनशी को सॉरी कहता है। जिनशी कहती है कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ है ना। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जियांग एशियन ट्री को रिसर्च कर रही होती है। नाना की स्पिरिचुअल पावर बनी रहे या जिनशी की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। संभालता है और कहता है कि क्या
तुम ठीक हो? तुमने 6 बार रिचार्ज किया है एशियन ट्री को। जिनशी कहती है कि क्या मैंने 6 बार किया है? कहता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही है, तुम भूलती जा रही हो बातों को। जियांग कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, चूचान ने तो इस तरह हजारों साल बिताए हैं, उसके बारे में सोचने के लिए तो कोई भी नहीं था उसके सामने, तो मैं तो बस थोड़ा सा ही सफर कर रही हूँ। अगर मैं रिचार्ज नहीं करूंगी तो चूचन शादी से पहले ही डिसअपियर हो जाएगा और ये तो चूचन और जिनशी के साथ बहुत जागती हो जाएगी। ये कहकर चेरी ट्री को वो फिर से रिचार्ज करने लग जाती है। जिनशी नाना को घर लेकर आती है और इन दोनों से कहती है कि वेडिंग वेन्यू में प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये दोनों भी हाँ कहते हैं और जियान रात को फिर से चेरी ट्री को रिचार्ज करने लग जाती है। अगले दिन डिंग वेडिंग की पूरी तैयारी कर लेता है और यहाँ जियांग भी आ जाती है और उसे कहता है कि ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो गया है। जियांग कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जियांग कहती है कि चूचन तुम फाइनली शादी करने वाले हो। नेक्स्ट सीन में जिनशी वेडिंग ड्रेस पहनकर नानहाओ के सामने आ जाती है। नानहाओ जिनशी को वेडिंग ड्रेस में देखता है और उसे एशियन पीरियड की नानहाओ याद आ जाती है और वो वेडिंग ड्रेस बिल्कुल सेम होता है और जिनशी को देखकर नानहाओ उसे नानहाओ कहकर बुलाता है। ये सुनकर जिनशी कहती है कि मैं जिनशी हूँ। नानहाओ कहता है कि क्या तुम जिनशी हो? जिनशी कहने लगती है कि हाँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जिनशी यहाँ डर जाती है कहीं नानहाओ से भूल तो नहीं गया। नानहाओ कहता है कि ऐसा नहीं है जिनशी, तुम बिल्कुल रियल नानहाओ जैसी दिख रही हो। जिनशी कहती है क्या सच में? नानहाओ कहता है कि मैंने बहुत डीप इमेजिनेशन किया है तो मैं गलत नहीं हो सकता इस बार, बिल्कुल रियल नानहाओ जैसी दिख रही हो और तुम्हारा उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सुनकर जिनशी नानहाओ के कंधे पर सर रख देती है। आगे इनका वेडिंग वेन्यू रेडी हो गया होता है। जिनशी डिंग से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। जिनशी नानहाओ से पूछती है क्या तुम ठीक हो? नानहाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिनशी नानहाओ को लेकर आगे बढ़ रही होती है, वहाँ पर जियांग भी होती है। नानहाओ जियांग को देखकर उसे थैंक यू शाओनिंग कहकर उसे रियल नाम से बुलाता है। नानहाओ के मुंह से शाओनिंग नाम सुनकर जियांग भी समझ जाती है कि नानहाओ ने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ। सोचती है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है अब, और इतने में ही जियांग भी यहाँ से इनविजिबल हो जाती है और उसके हाथ के फ्लावर भी नीचे गिर जाते हैं। अब ये दोनों रिंग एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं। डिंग इनके लिए विश करता है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो, यही मेरी विश है। जिनशी नानहाओ की तरफ ही देख रही होती है और उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि पहले वो नानहाओ को देखकर कितना डर गई थी और धीरे धीरे करके नानहाओ उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया है कि उसके बगैर वो अब जीना भी सोच नहीं सकती। रोते हुए जिनशी नानहाओ से कहती है कि तुम मेरे जिंदगी के सबसे बड़े मिरेकल हो। नानहाओ जिनशी से कहता है कि मेरी मिरेकल तो तुम हो। भी वो सारे प्रीशियस पल याद आते हैं जो उसने जिनशी के साथ बिताए थे जब उसने जिनशी को पहली बार देखा था। नानहाओ रोते हुए कहता है कि पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे मेरी जरूरत है। जिनशी से कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम खुश रहोगी। जिनशी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं खुश रहूंगी। अब डिंग इन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। यहाँ पर जिनशी अपना रिंग लेती है और उसके बाद नानहाओ भी अपना रिंग लेता है और इसके बाद सबसे पहले नानहाओ जिनशी को रिंग पहनाता है और अब जिनशी रिंग पहनाने ही वाली होती है लेकिन नानहाओ डिसअपियर होने लगता है। जैसे ही जिनशी नानहाओ को रिंग पहनाती है, नानहाओ पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और रिंग नीचे गिर जाती है। यहाँ जिनशी नानहाओ का जोर जोर से नाम लेते हुए रो रही होती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ नानहाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ कहकर जिनशी रोने लगती है। पीछे से डिंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो जिनशी को ऐसे रोते हुए देखता है तो उसके पास आने लगता है। यहाँ डिंग जिनशी के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है पर जिनशी रो ही जा रही होती है और यहीं पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनशी नानहाओ को आगे लेकर जाती है और जियांग वहाँ पर होती है। नानहाओ जियांग के पास जाकर उसे थैंक यू शाओनिंग कहता है। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाती है और उसके पहले वाले रूप को भी दिखाया जाता है और जियांग को यहाँ पर समझ में भी आता है कि नानहाओ ये बात पहले से ही जानता था। नानहाओ जियांग के बारे में उसी दिन से जानता था जिस दिन वो जियांग को ही देखे जा रहा था। जियांग यहाँ पर सोचती है कि नानहाओ को मेरे बारे में बहुत समय पहले से ही पता चल गया है। इतने में ही जियांग यहाँ से इनविजिबल हो जाती है और वो व्हाइट चेरी ट्री की तरफ आती है और अपनी पूरी एनर्जी से उसे रिचार्ज करने लगती है। जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी फिर भी वो नानहाओ के लिए उसे रिचार्ज किए जाती है। दूसरी तरफ नानहाओ धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था और यहाँ जियांग नानहाओ शादी से पहले डिसअपियर ना हो पाए इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। यहाँ नानहाओ जिनशी को रिंग पहना देता है। दूसरी तरफ जियांग ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी थी। नानहाओ भी डिसअपियर हो रहा था और वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। यहीं पर जियांग के बेहोश होते ही नानहाओ भी यहाँ पर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। जिनशी रिंग पहनाने ही वाली होती है, नानहाओ डिसअपियर हो जाती
जाता है। जिनशी भी यहाँ पर रोती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर ली आकर जियांग को देखते हैं और हमें एशियन टाइम का स्टोरी बताया जाता है, जहाँ पर जियांग यानी ली शाओनिंग एक मिस्टीरियस एशियन स्टेट की क्वीन होती है। ली शाओनिंग और ली चूचांग बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। दोनों ने बचपन से ही बुक रीडिंग करना, फाइट करना एक साथ ही सीखा है और बचपन से ही वो दोनों बहुत क्लोज थे। लेकिन एक दिन ली शाओनिंग एक्सीडेंटली एक स्पेशल वुमेन को बचाती है। वो और कोई नहीं बल्कि रियल नानहाओ होती है। नानहाओ कोई मामूली इंसान नहीं होती, बल्कि वो विस्काउंट लोगों की हाई इमोर्टल होती है। दिन ली शाओनिंग ने नानहाओ को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाकर बैटल के लिए भेज दिया था। ली शाओनिंग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नानहाओ वो बैटल जीत कर आएगी। एक दिन वो ये बात भी सुन लेती है कि नानहाओ और ली चूचांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। यहाँ ली शाओनिंग का दिल टूट जाता है। यहाँ ली शाओनिंग सीक्रेटली प्लान करती है कि वो ली चूचान को विस्काउंट कंट्री का गद्दार ठहराएगी। वो लोग ली चूचान को मार देते हैं। यहाँ पर नानहाओ उसे सेव करती है। यहाँ पर वो नानहाओ को भी मारने की प्लान करती है। यहाँ नानहाओ अपनी जान देकर ली चूचान को बचाती है। यहाँ नानहाओ अपनी जान देते हुए कहती है कि ये इमोर्टलिटी ली चूचान के लिए तो एक गिफ्ट होगा, लेकिन जिसने ली चूचान को मारने की कोशिश की उसके लिए ये कर्स होगा। ली चूचान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नानहाओ अब मर चुकी है। उसे सिर्फ नानहाओ नाम ही याद रहता है और वो खुद को ही नानहाओ मानने लगता है और तब से ही वो उस पर्सन का वेट करने लगता है जो कभी भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ नानहाओ ने जैसे कहा था कि जिसने ली चूचान को मारा है उसके लिए ये कर्स होगा। ली शाओनिंग भी हजारों सालों से ऐसे ही रह रही थी। साथ ही साथ उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी एक्सपीरियंस किया है, पर अब वो मरना चाहती थी और वो मरने से पहले आखिरी बार ली चूचान से एक बार मिलना चाहती थी। वो देखती है ली चूचान हजारों सालों से अभी भी उसी एशियंट हाउस में है और वो ऐसे पर्सन का वेट कर रहा है जो कि कभी भी नहीं वापस आएगा। और यहीं पर ली शाओनिंग को अपनी लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग मिल जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी को ली शाओनिंग से जियांग में बदल देती है और वो एक प्लान बनाती है और उस प्लान का नाम ही होता है गोल्डन हाउस हिडन लव। तब से ही जिनशी और नानहाओ को मिलाने का प्लान करती है। प्रेजेंट में जियांग का रूप पूरी तरह से बदलकर एक ग्रैंडमा में बदल जाता है। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं हमेशा ही आपको ग्रैंडमा करके बुलाता था, पर तब भी आप फिर भी यंग थी। मैं बड़ा हो गया लेकिन आपकी एज वही की वही थी। लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप एक दिन सच में ही ग्रैंडमा जैसे दिखोगी। मिस्टर ली को जियांग की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है उनके लिए। इतने में ही यहाँ जियांग को होश आता है। वो मिस्टर ली से कहती है कि जिनशी पर ध्यान रखो और मेरा जो भी है उसे जिनशी को दे दो और जिनशी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसे बहुत बुरा लगेगा। ली कहते हैं कि मैं समझ गया। ये कहकर मिस्टर ली यहाँ से चले जाते हैं। जियांग यहाँ पर बस जिनशी का ही नाम ले रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर ली जिनशी से कहते हैं कि जियांग ओल्ड हो रही है। जिनशी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। मिस्टर ली बताते हैं कि जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसी वजह से उनके बॉडी फंक्शंस में बदलाव आ गए और वो ओल्ड हो गई है। जिनशी कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो। मिस्टर ली कहते हैं कि बिल्कुल नानहाओ की जैसे ही जियांग भी डिसअपियर हो जाएगी बहुत जल्दी। वो बताते हैं कि जियांग एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिनशी कहती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। ली यहाँ पर बताते हैं कि जियांग ने ही ये सब कुछ प्लान किया है और बहुत सालों से। जियांग कोई और नहीं बल्कि ली चूचान की यंगर सिस्टर ली शाओनिंग है। ये सुनकर जिनशी बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये फेट नहीं था, ये सब कुछ प्लान था, पर मैं ही क्यों। पर मिस्टर ली उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम बिल्कुल रियल नानहाओ की तरह दिखती हो और ली चूचान तुम्हारे ही नाम में वहाँ पर हजारों सालों से एशियंट हाउस में रह रहा है। लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताने से मना कर दिया था। उनकी हालत बहुत ही टेरिबल है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे आखिरी बार मिल सको। तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें सब जानने का हक है। ये सुनकर जिनशी की आंखों में आंसू आते हैं और वो जियांग से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग से कहती है मैं तुम्हें जियांग बुलाऊं या फिर ली शाओनिंग। जियांग उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और यहाँ जियांग जिनशी को सॉरी कहती है। कहती है कि मैं हर बार तुमसे झूठ बोल रही थी। कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो सब कुछ ले सकती हो और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। जिनशी जियांग से कहती है मुझे सिर्फ सच जानना है। जियांग कहती है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। ये कहती है क्या तुमने सिंसियरली कभी भी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है। जियांग कहती है अगर तुम मुझे ये बात 10 साल पहले पूछती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि मेरी लाइफ मीनिंगलेस थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते मेरे बारे में, पर आप पूछो तो मैं तुम पर मेरा अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती हूँ मेरे मरने से पहले, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हें इकलौती मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मेरी लाइफ में। यहाँ इन दोनों को ही अपने सारे अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं जो कि इन दोनों ने बहुत ही क्लोजली दूसरे के साथ स्पेंड किया था। जिनशी जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें जीना होगा। ये सुनकर जियांग रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करने के लिए तुम्हें थैंक यू, अब मैं बिना किसी गिल्ट के अच्छे से मर सकती हूँ। जिनशी कहती है कि तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। ये सुनते ही इतने में ही जियांग की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जियांग के भी मरने की वजह से जिनशी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है।
और आगे जिनशी जब घर जा रही होती है तो उसे हर जगह नानहाओ दिखाई दे रहा होता है और उतने में ही नानहाओ डिसअपीयर हो जाता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है और अंदर आती है सामने भी उसे नानहाओ दिखाई देता है। घर के अंदर आने के बाद भी उसे नानहाओ ही नजर आता है। जैसे ही नानहाओ के पास जाती नानहाओ गायब हो जाता। नानहाओ उसे कहता है कि तुम्हें जीना होगा। जिनशी प्रॉमिस करती है कि मैं जीऊंगी पर तुम्हारे बगैर मैं कैसे करूंगी। जिनशी यहाँ पर अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और जैसे ही वो पिलो लेकर रोने लगती है तो पिलो के नीचे उसे कुछ मिलता है। नानहाओ ट्रेडिशनली वे में कुछ नोट्स लिखता है जो कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में होता है। लेटर्स पढ़ के जिनशी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो चेरी ट्री के पास आती है और रूट्स के ऊपर की मिट्टी निकाल कर उन्हें नीचे दफना देती है और अपना रिंग भी वहाँ पर रख देती है। जिनशी इस घर को भी छोड़ देती है। आगे डिंग भी जियांग की कंपनी में सेक्रेटरी बन जाता है बट उस मीटिंग में वो अपना इम्पोर्टेंट फाइल लाना भूल जाता है जिसे मिस्टर ली लेकर आते हैं और डिंग उसके लिए मिस्टर ली को थैंक यू भी कहता है। उसके बाद मिस्टर ली और डिंग दोनों ही नानहाओ से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ डिंग नानहाओ के लिए बुके लेकर आता है। कहने लगता है कि 5 साल बीत गए पर हम तुम्हें नहीं भूल पाए और ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगता है। 5 सालों में उसने क्या कुछ किया ये सब कुछ बताने लगता है नानहाओ को और कहता है कि प्लीज अब वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे लगता है नानहाओ ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम नानहाओ को जिनशी के बारे में बताओ। डिंग यहाँ पर कहता है कि वो लड़की बहुत बिजी है आजकल, मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो कि अपने वेडिंग डिजाइनिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और वो फिर से एशियन टाइम से इंस्पायर होकर एक वेडिंग गाउन बनाती है और वो उस वेडिंग ड्रेस के पीछे की एशियन टाइम पीरियड वाली स्टोरी भी बताती है। उस वेडिंग ड्रेस के पीछे की स्टोरी भी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और जिनशी एशियन पीपल के बारे में भी बताने लगती है और उनके स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी। उनमें से एक लेडी पूछती है क्या एशियन पीपल अभी भी इस दुनिया में है, तो जिनशी यहाँ पर कहती है कि मैं भी नहीं। उतने में पीछे से कोई कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स होते हैं। सब लोग पीछे देखने लगते हैं। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि नानहाओ यहाँ पर वापस आ जाता है। नानहाओ जिनशी के पास आते हुए कहता है कि आप जितना बिलीव करोगे आपको उतना ही यकीन होगा कि एशियन पीपल होते हैं। नानहाओ को देखकर जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथ से फाइल भी नीचे गिर जाता है। नानहाओ जिनशी के पास आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिनशी नानहाओ को लेकर बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा की तरह मेरे इल्यूसिनेशन हो, मेरे पीछे मुड़ते ही तुम गायब हो जाओगे। नानहाओ कहता है कि नहीं मैं रियल में आया हूँ जिनशी, तुम एक बार पीछे मुड़कर देख लो। जिनशी पीछे मुड़कर देखती है। नानहाओ फिर भी उसके सामने ही खड़ा होता है। जिनशी नानहाओ के फेस को टच करती है और कहती है मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे और रोते हुए उसे कहने लगती है कि तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया। यहाँ नानहाओ जिनशी से कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मैं वापस तुम्हारी वजह से ही आ पाया हूँ। तुमने जो वेडिंग रिंग एशियन ट्री के रूट्स में रखा था उसकी वजह से उन रूट्स में स्प्राउट्स आने लग गए और वहाँ पर नए सीडिंग्स भी आ गए। ये सुनकर जिनशी कहती है मैं बहुत सालों से वहाँ पर नहीं गई हूँ। नानहाओ कहता है उन रूट से नया ट्री प्लांटेड हो गया है तुम्हारी वजह से और अब वो ट्री स्पिरिचुअल एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है। ये सुनकर जिनशी खुश होती है और कहती है कि क्या सच में। कहती है तुम फिर से डिसअपीयर नहीं होगे ना, करेक्ट ना। नानहाओ कहता है मैं बस यहाँ पर 1 साल के लिए ही रुक सकता हूँ, इतना स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने कलेक्ट किया है उस हिसाब से। जिनशी कहती है तो फिर तुम फिर वापस कब आओगे। नानहाओ कहता है कि 5 साल बाद। ये सुनकर जिनशी सैड हो जाती है तो नानहाओ कहता है कि मे बी कभी कभी टाइम कम भी हो सकता है, 5 इयर्स की जगह 4 साल 2 महीने भी लग सकते हैं। और नानहाओ जिनशी को सॉरी कहता है कि मुझे आने में बहुत देर हो गया। जिनशी कहती है कि अब हमारे पास 1 साल है तो क्यों ना हम दोनों डेट पर चले और जिनशी नानहाओ को यहाँ से ले जाती है। आगे वो दोनों डेट पर आते हैं। जिनशी नानहाओ के लिए खाना बनाती है और नानहाओ को खाने के लिए कहती है। नानहाओ वो खाना टेस्ट करता है। जिनशी पूछती है कि कैसा बना है। नानहाओ कहता है कि बहुत टेस्टी बना है। लंच करने के बाद ये दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। साइकिलिंग के बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करने के लिए बैठ जाते हैं एंड उसके बाद ये दोनों घर आते हैं तो इनका रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से इस घर की ही नहीं बल्कि पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। अगले दिन सुबह जिनशी नानहाओ से कहती है कि तुम्हें तो रिचार्ज जियांग किया करती थी। नानहाओ कहता है कि मैं भी शाओनिंग अकेली नहीं थी जो मुझे रिचार्ज किया करती थी, तुम भी हो। जब हम दोनों रूम में पहली बार मिले थे तुमने ही मुझे रिचार्ज किया और मैं तुम्हारे सामने आ गया और उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया उस दिन रोड पर तुम ही मुझे रिचार्ज कर रही थी। जिनशी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें रिचार्ज कर सकती हूँ। नानहाओ हाँ कहता है और फिर से ये दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ पर सच में ही जिनशी नानहाओ को रिचार्ज कर रही थी। दूसरी तरफ डिंग जिनशी को कॉल करता है और कहता है कि मेरा भाई सिर्फ 1 ही साल रहने वाला है। जिनशी डिंग से कहती है अब तुम सेक्रेटरी बन चुकी हो, तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। डिंग कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे ब्रो के लिए टाइम है मेरे पास। एशियंट हाउस पहुँचते ही नानहाओ को देखकर उसे गले लग जाता है और कहता है कि ब्रो तुम सच में आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे जैसा कहा मैंने सच में बहुत अच्छे से खाया, हार्ड वर्क किया, टाइम अच्छा था या बुरा मैंने कभी गिव अप नहीं किया।
ये सुनकर अब जिनशी नानहो को ही देखते हुए कहती है कि क्या तुमने भी इसे यही कहा जो मुझे कहा था। नानहो जिनशी को देखकर कहता है कि नहीं। इतने में ही जिनशी नानहो को पूछती है कि नानहो जैसे तुम वापस आ गए क्या जियांग भी वापस आ सकती है। तो नानहो कहने लगता है कि नहीं, व्हाइट चेरी ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी कम्प्लीटली चली गई है। शाओनिंग ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है और वो मर चुकी है और वो डिसअपियर हो चुकी है। ये सुनकर जिनशी को बहुत बुरा लगता है तो नानहो उसे दिलासा लेता है और हक करता है। डिंग भी यहाँ कहता है कि ली शाओनिंग के अकॉर्डिंग इमॉर्टलिटी उसके लिए कर्स ही रहा है और मे भी उसका इस तरह से चले जाना उसे ऐसा लगा होगा कि शायद उसके जाने के बाद अब उसे वरीड होने की जरूरत नहीं है। नानहो भी कहता है कि शायद, और डिंग जिनशी को चेयर अप करने के लिए कहता है कि अब रूड मत बनो। जिनशी भी कहती है कि ओके। डिंग नानहो से पूछता है कि क्या तुम जिंगशी ग्रुप में कम बैक करना चाहोगे या काम करना चाहोगे। नानहो कहता है कि कल से। डिंग कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ ही रहोगे हर रोज। जिनशी कहती है कि नानहो ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मेरे साथ वर्ल्ड टूर पर चलेगा। ये सुनकर डिंग कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। जिनशी कहती है नहीं। डिंग कहता है तुम बहुत बुरी बन रही हो फिर से। तो जिनशी कहती है क्यों नहीं, नानहो मेरा हस्बैंड है। डिंग कहता है कि ब्रो अगली बार सिर्फ हम दोनों ही चलेंगे। वो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यहाँ पर इनका नोकझोंक चलता ही रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेरी ट्री के स्प्राउट्स निकल गए हैं और वो ब्लूम हो रहा है। यहाँ पर ये व्हाइट चेरी ट्री होता है जो कि ब्लूम हो रहा है। इसका मतलब जियांग वापस आ सकती है। जियांग को तो दिखाया नहीं गया बट यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन हाउस सीड एंड लव ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।